हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एरिया। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज डाइंग एंड प्रिंटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था कि फाइबर से फैब्रिक तक का प्रोसेस कैसा होता है, तो उस फैब्रिक को कलर करना या प्रिंट करना ये कैसे होता है एक इंडस्ट्री में, ये हम आज जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो डाइंग और प्रिंटिंग होते क्या है? डाइंग इज बेसिकली द कलरेशन ऑफ अ फैब्रिक और एनी अदर टेक्सटाइल मटेरियल। डाइंग और प्रिंटिंग जरूरी नहीं है कि सिर्फ फैब्रिक पे ही हो, दूसरी चीजों पे भी हो सकती है। जैसे कि डाइंग आप यान पे भी कर सकते हैं या फाइबर पे भी कर सकते हैं। सो डाइंग इज द कलरेशन ऑफ द टेक्सटाइल मटेरियल एंड प्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पैटर्न्स ऑन द लोकलाइज्ड एरिया ऑफ अ फैब्रिक। मींस आप एक फैब्रिक के सेंटर में अगर कोई डिजाइन प्रिंट करना चाहते हैं, सो दैट इज कॉल्ड प्रिंटिंग। की एक लोकलाइज्ड एरिया है, वहीं पे कलर अप्लाई किया जाता है, लेकिन डाइंग में पूरे फैब्रिक पे कलर अप्लाई किया जाता है। तो हम आगे इस चैप्टर में आगे इस टॉपिक को और अच्छे से पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so our first topic for discussion is dyeing. So what is dyeing basically? Dyeing is the process of coloration of a textile material, means yarn का, fiber का या fabric का color करने का ये एक process है by immersing them, यानी by dipping them in an aqueous solution of dye। means एक लिक्विड सॉल्यूशन होता है डाई का, उसमें फैब्रिक को या यार्न को या फाइबर को डिप किया जाता है जिससे कि वो कलर हो जाता है। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइंग। डाई मॉलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। अब इस बात का क्या मतलब है कि डाई मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिर्फ ऑर्गेनिक ही होते हैं। दे आर मेड फ्रॉम स्पेशल केमिकल्स लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन। मीन्स उसमें स्पेशल केमिकल्स होते हैं जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं, जिनके साथ साथ अदर एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दीज स्पेशल केमिकल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बिकॉज ये कार्बन एंड हाइड्रोजन से बने होते हैं, जिसमें कि ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन मिक्स्ड होता है। So when we talk about dye molecules being organic, we mean that they are made from these carbon based chemicals. Dye molecules are colored because they are selectively able to absorb and reflect incident light. आपको डाई मॉलिक्यूल्स कलर्ड क्यों दिखते हैं? बिकॉज वो ऐसी कैपेसिटी रखते हैं कि वो एक स्पेसिफिक लाइट को एब्जॉर्ब कर सके या रिफ्लेक्ट कर सके। The dye molecules are able to react with the functional groups in the fiber in the amorphous region and form ionic bonds or van der Waal forces or covalent bonds and impart color to the textile fiber. I know it is very complicated, but हम इसको बहुत ही easy way में समझेंगे, don't worry. The dye molecules must remain in the fiber after repeated washes in a textile which is known as color fast. Means ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने अपने फैब्रिक को कलर किया है और वो एक वॉश के बाद या सेवरल वॉशेस के बाद धुल गया। तो जो डाई मॉलिक्यूल्स होते हैं वो फाइबर के साथ जुड़े रहने चाहिए। कलर फास्टनेस क्या होती है? कलर फास्टनेस इज अ टर्म used in the textile and dyeing industry to describe how well a fabric or material can resist fading, कि वो कितना कम फेड हो रहा है, कितनी जल्दी ब्लीडिंग कर रहा है या कितना कलर चेंज कर रहा है। ओके, so when dye molecules come into contact with the fiber of a fabric like cotton or polyester, something interesting happens। तो होता क्या है जब डाई मॉलिक्यूल्स किसी भी फाइबर से मिलते हैं? These fabric fibers have different parts. Some are organized, means कुछ पार्ट क्रिस्टलाइन होता है, कुछ पार्ट हार्ड होता है, एंड सम आर लेस ऑर्गेनाइज्ड, मींस कुछ पार्ट लूज होता है जिसको कि एमॉर्फस रीजन हम बोलते हैं। Dye molecules like to hang out with this less organized amorphous parts of the fibers. अब this is understood कि जो hard part होगा उसके साथ dye molecules react नहीं कर पाएंगे, उसके साथ stick नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो loose part होगा उसके साथ stick करना easy हो जाता है। So they do this by forming different type of connection with the fiber. तो वो तीन टाइप के कनेक्शन बना सकते हैं फाइबर के साथ: आयनिक बॉन्ड्स, वैंडरवाल फोर्सेस या कोवेलेंट बॉन्ड। अब ये होते क्या है? इमेजिन आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इमेजिन इट्स लाइक अ फ्रेंडली हैंडशेक बिटवीन द डाई एंड द फाइबर।
They hold on to each other because they have opposite charges, means plus minus, just like when magnets stick together. वॉन्डरवॉल फोर्सेस क्या होता है? Think of this like a very gentle hug. The dye molecules and the fiber get close because they are attracted to each other even though they don't have opposite charges. फिर भी वो एक दूसरे की तरफ attract हो जाते हैं. Covalent bond. This is like a strong, unbreakable bond. The dye and the fiber share their atoms to form a very tight connection. Okay. So ये तीन टाइप के bonds हैं जो dye molecules fiber के साथ बनाते हैं. All of these interaction between the dye and the fiber make the fabric change color. The dye molecules stick to the fabric's amorphous areas, जो loose areas होते हैं, and bring beautiful color to your clothes and other textile products. The rigidity of cellulose fibers increase and their flexibility decrease with the increasing ratio of crystalline to amorphous region. मतलब जितना फैब्रिक क्रिस्टलाइन होगा उतना ज्यादा रिजिड होगा और जितना एमॉर्फस होगा उतना ज्यादा. ओके, तो फैब्रिक जितना ज्यादा क्रिस्टलाइन होगा उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और जितना ज्यादा एमॉर्फस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेची होगा या उतना ज्यादा इलोंगेट कर पाएगा बिकॉज वो फ्लेक्सिबल होता है. ओके, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइज यूज की जाती हैं फैब्रिक को कलर करने के लिए. Dyes can be broadly classified as natural dyes and synthetic dyes based on the source. So what are natural dyes? Natural dyes आसानी आसानी सी भाषा में यही होता है कि नेचुरल डाइज वो होती हैं जो नेचुरल चीजों से एक्सट्रैक्ट की जाती हैं और सिंथेटिक डाइज केमिकल्स को यूज करके बनाई जाती हैं. So natural dyes are a class of colorants extracted from vegetative matter, that is seeds, leaves, roots and bark, even flowers and animal residues. Natural dyes on the textile have been used since ancient times because पहले synthetic dyes तो होती नहीं थी तो natural dyes को ही use किया जाता था fabric को color करने के लिए. The earliest written record of the use of natural dyes was found in China dated 2600 before Common Era, that is BC. Okay. So what are the advantages of using natural dyes? Natural dyes को use करने के फायदे क्या हैं? Natural dye stuff can produce a wide range of colors because nature में बहुत सारे colors हैं. A small variation in the dyeing technique or the use of different moderns means dye के साथ एक छोटा सा कुछ और use कर लेना फिर तो वो उसको एक अलग ही shine दे देता है, एक अलग ही color दे देता है. जैसे कि कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट, एलम यूज कर लेना सेम डाई के साथ कैन शिफ्ट द कलर्स टू अ वाइड रेंज और क्रिएट totally new colors which can also give shine to the fabric. Unlike non-renewable basic raw materials for synthetic dyes, the natural dyes are usually renewable, being agro-renewable, vegetable based and at the same time biodegradable. So ये environment को harm नहीं करते हैं. In case like indigo, the waste in the process becomes an ideal fertilizer. जैसे कि आप मान लीजिए फ्लावर से हमने कलर को एक्सट्रैक्ट कर दिया, अब फ्लावर का क्या, फ्लावर तो वेस्ट हो गया, तो उस वेस्ट को फर्टिलाइजर्स की तरह यूज किया जाता है एग्रीकल्चरल फील्ड्स में. सो देयर इज नो problem of disposing the waste. Many plants thrive on wastelands. Thus, wasteland utilization can be an added advantage if natural dyes are extracted from the plants in wastelands. So these were the advantages. Let's read the limitations or the disadvantages of the natural dyes. It is difficult to reproduce shades by using natural dyes as these are agro products. Means हम वही same shade produce करना बहुत मुश्किल हो जाता है with the natural things. Colorant varies from one crop season to the another crop season. अब जरूरी नहीं इस गर्मी आपका फूल में वो कलर आए तो नेक्स्ट में भी आपका वही आए. Natural dyeing requires skill workmanship and therefore it is very expensive. Low color yield of source natural dyes thus necessitates the use of more dyestuffs, larger dyeing time and excess cost of moderns and modernting. Scientific backup is necessary and research and development in this field is still required जिससे कि हम इसमें और ज़्यादा advancements कर सकें और
इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जा सके. Lack of availability of precise technical knowledge on extraction and dyeing techniques. These dyes are sensitive to pH. They change color if the pH of the water changes, or even नेचुरल कलर्स जो होते हैं वो जल्दी से फेड भी हो जाते हैं, मीन्स वो फैब्रिक में से जल्दी से निकल भी जाते हैं. द डाइज डाइड टेक्सटाइल में चेंज कलर व्हेन एक्सपोज टू द सन, स्वेट, एयर, और वो अपना पीएच भी चेंज कर लेता है, सॉरी अपना कलर चेंज कर लेता है अगर पानी का पीएच चेंज हो रहा है तो. Nearly all natural dyes, with a few exceptions, require the use of mordants to fix them onto the textile, otherwise वो fade होने लगते हैं. Okay, so the next are synthetic dyes or the chemical dyes. Synthetic dyes are chemically synthesized organic compounds. मतलब ये chemically produce किए जाते हैं. They have been classified on the based on the application. Means वो किस तरह से apply किया जा रहा है fabric पे. The different classes of dyes have affinity for different fibers. हर एक dye की अलग होती है, जैसे कि कोई dye सेल्यूलो रीजनरेटेड फाइबर्स पे जाएगी, कोई डाई प्योरली सिंथेटिक फाइबर्स पे जाएगी. तो इस तरह से डिफरेंट क्लासेस ऑफ डाइज डिफरेंट फाइबर्स के लिए यूज किए जाते हैं. देयर आर डिफरेंट क्लासेस ऑफ सिंथेटिक डाइज विद द फाइबर्स दे कैन बी डाइड विद. सो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक डाइज? अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कलरेंट इज रिक्वायर्ड. बहुत ज्यादा कलर एक्सट्रैक्शन इसमें जरूरत नहीं होती है, और बहुत सारे कपड़े को आप थोड़े से कलर में भी डाई कर सकते हैं. बहुत सारा शेड आप एक बार में प्रोड्यूस कर सकते हैं सिंथेटिक डाई में किसी केमिकल को यूज करके. द शेड्स कैन बी इजीली रिप्रोड्यूस्ड. मींस अगर आपने पर्टिकुलर एक मरून शेड बनाया है तो आप उस मरून शेड को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेम क्वांटिटी ऑफ केमिकल्स को यूज करके. The dyes like reactive wet disperse have excellent fastness properties. Means ये फैब्रिक से जल्दी निकलते नहीं है, bleed नहीं करते हैं, fade नहीं करते हैं. So what are the limitations? Synthetic dye also require electrolyte, means salt, and auxiliaries for dyeing. Means सिर्फ एक कलर ही जरूरी नहीं है, उसके साथ सॉल्ट भी चाहिए और दूसरी चीजें भी चाहिए होती हैं डाई के लिए. The wastewater from the dye house needs to be treated for proper effluent control to reduce water and soil pollution, because डाई का पानी जो होता है वो बहुत ज्यादा एनवायरमेंट को पोल्यूट कर सकता है. ओके, सो दिस इज अ टेबल जिसमें दिखाया हुआ है कि डिफरेंट डाइज हैं और वो किस किस फाइबर पे स्टिक हो सकती हैं. सो फर्स्ट इज डायरेक्ट डाई. ये मैनमेड एंड नेचुरल सेल्यूलोजिक फाइबर्स. इसको हम आगे डिस्कस करते हैं क्योंकि वहां से तो इसको पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा टेबल से, तो हम यहाँ से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली कौन सी डाई क्या होती है और वो क्यों उसी फाइबर पे वर्क करती है. सो डायरेक्ट डाइज क्या होती है? दीज आर लाइक कलरिंग मार्कर्स फॉर द फैब्रिक. दे वर्क बाय सिंपली कलरिंग द फैब्रिक डायरेक्टली एंड दे आर वेरी इजी टू यूज. और वो किस किस के लिए यूज होती हैं? मैनमेड एंड नेचुरल सेल्यूलोजिक फाइबर्स ओनली, not for protein, not for mineral, and not for synthetic. So what are acid dyes? Acid dyes are like magnets for fabric. They have a negative charge so that they stick to fibers that are positive charge. ये उन फैब्रिक्स को डाई करता है जिनका चार्ज पॉजिटिव हो, क्योंकि ये खुद नेगेटिवली चार्ज होते हैं. Okay, the third one is basic dye. बेसिक डाई आर ऑल्सो लाइक मैग्नेट्स, बट इनका चार्ज पॉजिटिव होता है, तो ये उस फाइबर से अट्रैक्ट होते हैं जिनका नेगेटिव चार्ज हो, सच एज एक्राइलिक. Dispersed dyes are like tiny colored particles that dissolve and spread in hot water, sticking to synthetic fibers like polyester. So dispersed dyes synthetic fibers के लिए यूज होती है. Reactive dyes, these are like velcro. आपने वेल्क्रो टेप देखी होगी, तो इस तरह से ये बॉन्ड बनाती है फाइबर के साथ. दे क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द फैब्रिक फाइबर्स. विद अ केमिकल रिएक्शन हैपेंस रिजल्टिंग इन अ लॉन्ग लास्टिंग कलर्स ऑन द फैब्रिक लाइक सेल्यूलोजिक फाइबर्स और प्रोटीन फाइबर्स, ये दोनों के साथ ही चल जाती है. What are modern dyes?
Mordant dyes are like puzzle pieces. They need a mordant means उनको एक अलग से स्पेशल केमिकल चाहिए होता है ताकि वो फाइबर के साथ स्टिक कर सकें. What are metal complex dyes? These dyes are like having a metal key to unlock the fabric. They use metal ions to bond with the fabric, often used for wool or silk. Sulfur dyes क्या होती हैं? They are like dark earthy colors. Uh, they are commonly used for denim and work by forming a chemical bond with the fibers like natural and man-made cellulosic only, not protein. What are wet dyes? Wet dyes are like magic color changers. They start as one color. When they react with the air, they change into a different color in a fabric. They are used for things like blue jeans and cellulosic fibers. ओके, तो अब हमने पढ़ा डाइंग क्या होती है, डाइंग कितने टाइप की होती है, लेकिन डाई होती कैसे है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इट. सो अब हम ये पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. डाइंग इज द प्रोसेस ऑफ कलरेशन ऑफ टेक्सटाइल. ये तो हमने पढ़ा ही है कि डाइंग क्या होती है. टेक्सटाइल को कलर करने का प्रोसेस होता है जिसमें हम टेक्सटाइल को एक एक्वस सॉल्यूशन में डिप करके रखते हैं. उस एक्वस सॉल्यूशन को डाई बाथ बोला जाता है. द डाई मॉलिक्यूल्स मस्ट डिफ्यूज फ्रॉम द डाई बाथ मीन्स वो डाई बाथ से अलग होके फाइबर पे चिपक जाने चाहिए. द डाई मॉलिक्यूल्स मस्ट पेनिट्रेट इनसाइड द फाइबर स्ट्रक्चर ताकि वो अच्छे से बॉन्ड बना पाए एंड स्ट्रक्चर इन द एमॉर्फस यानी लूज रीजन्स ऑफ द फैब्रिक टू गिव द रिक्वायर्ड फास्टनेस ताकि वो निकले ना फैब्रिक से और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाए रखे. To improve the effectiveness of dyeing, electrolyte like salt, soda ash, other leveling agents and heat is required to assist the process of dye diffusion. आपने कभी डाई किसी डायर को डाई करते हुए देखा होगा तो वो हीट भी प्रोवाइड करते हैं उसको. तो ये सारी चीजें जरूरी होती हैं ताकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन पाए डाई मॉलिक्यूल्स का फाइबर के साथ. डाइंग कैन बी डन एट फाइबर स्टेज. आप फाइबर को भी डाई कर सकते हैं. आपने बहुत सारे अलग अलग कलर्स में कॉटन को देखा होगा. कॉटन बॉल्स आती हैं बहुत इंटरेस्टिंग कलर्स में, थ्रेड्स आती हैं अलग अलग कलर की. तो यार्न स्टेज पे भी डाइंग हो सकती है और फैब्रिक्स तो आते हैं. एंड इवन गारमेंट डाइंग कैन बी डन मीन्स अगर आपकी कोई टी शर्ट है तो आप टी शर्ट को भी डाई कर सकते हैं. In the textile industry, dyeing machines are used for dyeing. Modern dyeing machines are sophisticated and computerized for standard dyeing process. Means shade में कभी कोई फर्क ना आए या color bleeding ना हो, तो इन चीजों का ध्यान रखा जाता है. In the handloom sector of India, manual dyeing is still practiced. ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस प्रिंटिंग. अब हमने डाइंग के बारे में पढ़ा, अब हम प्रिंटिंग के बारे में जानेंगे कि प्रिंटिंग क्या होती है. प्रिंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ कलर इनटू अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ द फैब्रिक. मींस कलर को उसी जगह पर अप्लाई करना जहां पे हमें डिजाइन को प्रिंट करना है. इट इज लाइक लोकलाइज्ड डाइंग ऑफ टेक्सटाइल. मींस एक पर्टिकुलर एरिया में डाई करना, एक लोकलाइज्ड एरिया में डाई करना. The process of printing on textiles using wooden blocks was common in India since 12th century. India holds a rich tradition of block printing. Presently, block printing, screen printing, transfer printing and digital printing are done on textiles जिसको कि हम आगे डिस्कस करेंगे. Okay. So what is the process of printing? The printing of textile materials is the process of application of a colorant to a predetermined area of the design. For printing, dye or pigment is required as the colorant means जहाँ पे हमें कलर को अप्लाई करना है तो उसके लिए कलर चाहिए होता है. The printing on textile is done with the application of print paste. मीन्स कलर को डायरेक्टली नहीं अप्लाई किया जाता है, एक प्रिंट पेस्ट बनाया जाता है यूजिंग डाई, बाइंडर, थिकनर, वाटर एंड अदर मटेरियल्स. A print paste limits the colorant to a limited part of the fabric, unlike dyeing where the colorant should be applied uniformly throughout the fabric. The fabrics are generally pre-treated, मीन्स उनको पहले से वॉश करके पहले से आयरन करके रखा जाता है, प्रिंटिंग के लिए रेडी किया जाता है एंड देन प्लेस्ड इन द मशीन फॉर प्रिंटिंग.
द डाइज आर फिक्स्ड यूजुअली बाय स्टीमिंग इन अ सेपरेट मशीन, मींस जब डाइंग हो जाती है उसके बाद उसको एक सेपरेट मशीन में स्टीम किया जाता है ताकि जो कलर्स हैं वो फाइबर के साथ अच्छे से बॉन्ड कर जाएं। उसके बाद वॉशिंग की जाती है ताकि जो एक्स्ट्रा कलर है वो निकल जाए और फिर उसकी ड्राइंग की जाती है। तो अब हम थोड़ी मटेरियल्स देखेंगे कि प्रिंटिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं। सो फर्स्ट वन इज डाई और पिगमेंट, ये तो मेन चीज होती है प्रिंटिंग के लिए। दिस इज द मेन कलरिंग कंपाउंड इन द प्रिंटिंग प्रोसेस। Next is water. A small amount of water is required in printing to dissolve the dye into the print ताकि वो आसानी से फाइबर के साथ बॉन्ड कर जाए। The next one is thickener. The purpose of thickener is to produce a medium for the dye paste. The viscosity means उसका गाढ़ापन of the printing paste is very important कि आपका paste कितना thick है या कितना thin है, as it affects the clarity and depth of the printed pattern. Means ज़्यादा गाढ़ा हो गया तो वो print अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा पतला हो गया तो वो spread हो जाएगा आपके fabric पे। The physical and chemical properties of the thickener should be such that it should not crack immediately after printing, क्योंकि अगर वो ज़्यादा thick होगा तो वो problem करेगा, design अच्छे से दिखेगा नहीं। Thickeners can be any one of the following natural gums such as acacia gum, Arabic or gum from starches. Man-made natural polymer-based gums like carboxyl methyl cellulose, sodium alginate or man-made synthetic compounds such as polyvinyl alcohol. Steam की जाती है after printing. The next process is generally steaming. Steaming ensures कि dye की penetration हो जाए अंदर fiber तक. This is possible because steaming provides energy for the dye molecules to enter the fiber structure. क्योंकि हम लोग dyeing में भी उसको heat provide करते हैं तो printing में भी जरूरी है कि हम उसको heat provide करें. Then dry heating is also done. Thermoplastic fibers tend to be hydrophobic and do not swell sufficiently in water when subjected to steaming. कुछ fibers ऐसे होते हैं जिसमें steaming work नहीं करती है तो उनको dry heating दी जाती है. Dry heating softens the fiber and allow the dye molecules to enter the flexible region of the fiber structure. Then washing की जाती है. Washing is done to remove the thickener and the other printing paste from the surface of the fabric. अब डिफरेंट मेथड्स होते हैं प्रिंटिंग के, क्या क्या? ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ट्रांसफर प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग एंड अदर मेथड्स आर आल्सो प्रैक्टिस्ड। बट अभी हम ब्लॉक प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, ट्रांसफर प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग को डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज ब्लॉक प्रिंटिंग? ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्निक है जो इंडिया में यूज की जाती है। It is one of the traditional styles of printing in which wooden blocks are carved according to the design. जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आपका जैसा भी डिजाइन हो उसके अकॉर्डिंग वुडन ब्लॉक्स कार्व किए जाते हैं जिसमें बीच में स्पेसेस होते हैं। तो यहाँ पे कलर, यहाँ का कलर नहीं प्रिंट होता है, जो एम्बॉस्ड एरिया है यहाँ का डिजाइन प्रिंट हो जाता है। सो दीज ब्लॉक्स आर प्लेस्ड ऑन द प्रिंट पेस्ट। पहले इस पे कलर अप्लाई किया जाता है एंड देन स्टैम्प्ड ऑन द फैब्रिक टू बी प्रिंटेड। टू रिड्यूस द साइज ऑफ द प्रिंट, द साइज ऑफ द ब्लॉक नीड्स टू बी चेंज। मीन्स अगर आपको इतना बड़ा ब्लॉक नहीं चाहिए, सिर्फ इतना डिजाइन चाहिए, तो आप वो दूसरे वुडन ब्लॉक पे कार्व करवा सकते हैं। तो ये कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की जाती है इंडिया में? आप देख सकते हैं जैसे कि आंध्र प्रदेश में हैदराबाद है, और भी जगह है, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन जगहों पे ये प्रैक्टिस की जाती है। राजस्थान में मेनली इसका है काम, जैसे जयपुर में आपने सुना होगा ब्लॉक प्रिंटिंग बहुत ज्यादा होती है वहां पे। Okay. So what is screen printing? In screen printing, a screen is first prepared through a porous mesh. Means ऐसा कपड़ा जिसमें पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनके थ्रू कलर आसानी से पास हो जाता है। तो स्क्रीन कैसे प्रिपेयर होती है? बेसिकली एक वुडन फ्रेम होता है, उस पे मेश को लगाते हैं, फिक्स करते हैं एंड देन उस मेश पे वो एरिया छोड़ दिया जाता है जहाँ डिजाइन
प्रिंट होना होता है ताकि कलर उसमें से पास हो जाए, और बाकी सारे एरिया को ब्लॉक कर दिया जाता है यूजिंग अ इनामल पेंट और समथिंग, ताकि बाकी जगह से कलर पास ना हो। जैसे कि आपने कभी अगर अपने घर पे दिवाली में रंगोली बनाई होगी तो एक स्टेंसिल आता है प्रिंट करने के लिए, या कलर को फ्लोर पे स्प्रेड करने के लिए। तो अगर आप क्या करेंगे, कलर को स्प्रेड करेंगे तो जो ट्रांसपेरेंट एरिया होगा सिर्फ वहां से कलर पास हो जाएगा, और जो बाकी कलर्ड और ब्लॉक्ड एरिया होता है वहां से कलर पास नहीं होता है। सेम स्क्रीन प्रिंटिंग में होता है कि जहां जहां का एरिया ब्लॉक होगा वहां कलर पास नहीं होगा, और जहां ट्रांसपेरेंट एरिया होगा वहां से कलर पास हो जाता है। The area through which the print paste has to pass is kept open in the screen, and the remaining areas are blocked in the screen as per the print design. Depending on the number of colors that are required from printing, the same number of screens need to be prepared. Means आप मान लीजिए आपके डिजाइन में दो टेक्स्ट है, एक दूसरे कलर का है दूसरा दूसरे कलर का है, तो आपको उतनी स्क्रीन्स बनानी पड़ेंगी। तो क्या होता है, स्क्रीन को फैब्रिक के ऊपर इस तरह से प्लेस किया जाता है, एंड देन ये जो आप वाइपर टाइप देख रहे हैं इसको स्क्वीजी बोलते हैं, इसको वाइप किया जाता है कलर को स्प्रेड करने के लिए। The print paste is applied on the screen and the squeegee then moves across the screen forcing the print paste through the screen and into the fabric। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्क्रीन में से कलर पास हो जाता है आपके फैब्रिक पर प्रिंट होने के लिए। रोटरी स्क्रीन प्रिंटिंग इज द मोस्ट पॉपुलर। इस तरह की एक मशीन होती है जो कि ऑटोमेटेड भी होती है और सेमी ऑटोमेटिक भी होती है, जिससे कि टी शर्ट्स वगैरह बहुत सारी लार्ज अमाउंट्स में प्रोड्यूस की जाती है। Okay, so the next is transfer printing. Transfer printing is the process of transferring an image to fabric by the process of sublimation transfer, melt transfer, or film release method. In this method, the image is generally printed on a paper carrier using volatile dyes. When heat and pressure are applied to this paper, the dyes are transferred to the fabric. Volatile dispersed dyes are used for this transfer printing. आप लोगों ने कभी बचपन में वो वाले टैटूज यूज करे होंगे जिसको हम हाथ पे चिपका के और फिर वाटर अप्लाई करते हैं तो वो हमारे हाथ पे प्रिंट हो जाता है। तो ट्रांसफर प्रिंटिंग जस्ट ऐसी ही होती है, ये एक पेपर पे डिजाइन प्रिंटेड होता है, वॉलेटाइल डाइस को यूज करके प्रिंट किया जाता है। उस पेपर को किसी भी फैब्रिक पे या किसी गारमेंट पे रखा जाता है, एंड देन आयरन से या किसी भी हीटिंग एलिमेंट से उसको हीट एंड प्रेशर अप्लाई किया जाता है उस फैब्रिक पे। तो क्या होता है, जो पेपर का डिजाइन होता है वो फैब्रिक पे जस्ट लाइक दिस ट्रांसफर हो जाता है। सो दिस इज नोन एज ट्रांसफर प्रिंटिंग। The next is digital printing. Digital printing is the latest advancement in which digital inkjet printing machines are used to print the design on the fabric. हम सब ने अपनी लाइफ में पेपर तो कभी ना कभी प्रिंट कराया ही होगा। बिल्कुल ऐसे ही फैब्रिक प्रिंटिंग होती है, जिस तरह पेपर प्रिंटिंग के लिए प्रिंटिंग मशीन्स होती हैं ऐसे ही डिजिटल प्रिंटिंग फैब्रिक प्रिंटिंग के लिए मशीन्स होती हैं जिसमें कि इंक होती है, एंड देन डिजाइन उसमें कंप्यूटर के थ्रू डाला जाता है, यूएसबी के थ्रू ट्रांसफर किया जाता है, एंड देन वो डिजाइन प्रिंट करके मशीन देती है हमको। एज द प्रोसेस इज कंप्यूटराइज्ड, स्क्रीन और ब्लॉक प्रिपरेशन इज नॉट नेसेसरी। इसमें कुछ भी प्रिपरेशन नहीं करनी पड़ती, कंप्यूटराइज्ड डिजाइन बनाए जाते हैं एंड देन डायरेक्टली फैब्रिक पे वो प्रिंट किए जाते हैं। द इंक्स used for digital printing can be based on dyes or pigments. It gives more flexibility to change the design than block or screen printing, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है हर चीज़ प्रिपेयर करने में, बट यहाँ पे हम इजीली कन्वीनियंटली सब चीज़ें कर सकते हैं। So here is another question for you. Can you name traditional Indian textile printing methods other than block printing? हमारे इंडिया में variety of crafts हैं, ब्लॉक प्रिंटिंग के अलावा भी क्या आप कुछ ऐसे ट्रेडिशनल मेथड्स बता सकते हैं टेक्सटाइल प्रिंटिंग के? अगर आप जानते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन योर आंसर। Okay, thank you for watching my channel. Please like, comment and share. Thank you for watching.